अस्सलाम वालेकुम। 10वीं साइंस का 9वां सबक है तौरियस और इर्तिका। इस सबक को समझना है, तफसीलवार सबक है और इसके अंदर 2-3 सवाल हैं इम्पोर्टेंट, वो बताऊंगा मैं। और इसकी नोट्स नहीं मिलेगी, किताब के अंदर ही जवाब लिखे हैं। ये सवाल है, इसका जवाब यहाँ पर है। और ये दूसरा सवाल है तो उसका जवाब यहाँ पर है। 2 नंबर लिखा है, ब्रैकेट बना हुआ है, तो 2 नंबर का सवाल का जवाब ब्रैकेट के अंदर से लिख लेना है। यहाँ 2 नंबर डाला। इसी तरह पूरे सबक में ब्रैकेट किए हुए हैं और कहीं पर सवाल भी लिखे हैं तो किताब के अंदर से ही सवाल के जवाब भी लिखना है, ठीक है। अब ये सबक है तौरियस और इर्तिका, इसको समझ लो। तौरियस यानी तवारुस, तवारुस यानी विरसे में मिलना, विरसा। पहली नस्ल से दूसरी नस्ल को विरसा मिलता है। जैसे भाई पैसे का मकान है, ये एक अपने बाप दादा की जो प्रॉपर्टी है वो जैसे विरसे में मिलती है बच्चों को और पोतों को, तो उसको विरसा कहेंगे। लेकिन यहाँ पर इस सबक के अंदर हमारे जिस्म के अंदर जो खूबियाँ हैं वो खूबियाँ भी पहली नस्ल से दूसरी नस्ल को मिलती हैं। दादा की खूबियाँ बेटे में आती है, बेटे की खूबियाँ उसके बेटे में आती है, पोतों में, बेटियों में। तो हमारे जिस्म के अंदर जो खूबियाँ हैं वो खूबियाँ एक नस्ल से दूसरी नस्ल को विरसे में मिलती हैं। और ये अमल जो होता है डीएनए की वजह से होता है। हमारे जिस्म के खुलियात में डीएनए होता है और डीएनए की वजह से तवारुस होता है, यानी पहली नस्ल से खूबियाँ नई नस्ल को मिलती है, नई नस्ल में मुंतकिल होती है। इसको तौरियस कहेंगे। और इर्तिका क्या है कि जानदार अपने फ़ायदे के लिए एक लंबे अरसे के बाद आहिस्ता आहिस्ता तरक्की पजीर तब्दीलियाँ करता है। कोई भी जानदार है, नबातात है, इंसान, जानवर, तो अपने फ़ायदे के लिए अपने जिस्म के अंदर तरक्की पजीर तब्दीलियाँ करता है जिससे उसको फ़ायदा होता है। तो इसी आहिस्ता आहिस्ता होने वाली नस्ल दर नस्ल एक अरसे के बाद, एक ज़माने के बाद जानदार अपने जिस्म को बदल लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, अपनी खूबियाँ बदलते हैं और जिस्मानी साख्त बदलते हैं जिससे उनको फ़ायदा होता है, तो उसको इर्तिका कहेंगे, ठीक है। यह सबक है। अब इसके अंदर तवारुस का ज़िक्र है। तवारुस हमको समझना है कि भाई एक जरासीम है तो एक जरासीम गैर जिनसी तौलीद करता है, गैर सनफी तौलीद, और 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं। उनकी तकसीम होती है खुलियात की और उनकी नस्ल आगे बढ़ती है। कोई भी चीज़ है खुलियात की तकसीम होती है और वो बढ़ते हैं। तो गैर जिनसी तौलीद के अंदर ये एक जरसोमा है, वो तकसीम होकर 2 जरसों में बनाता है, यानी 2 जरासीम बनाता है। वो दोनों पहले जैसे ही दिखाई देते हैं, यानी तवारुस यहाँ पर नज़र आ रहा है। विरसा, इसके अंदर जो खूबी है वो इसमें ये 2 के अंदर आई। थोड़ा मामूली फ़र्क इसके अंदर दिखाई देता है। यहाँ पर ग्रीन कलर है, यहाँ पर रेड कलर है, हल्का चेंज आता है, ठीक है। फिर ये 2 से दूसरे 4 बनेंगे, इससे 2 बनेंगे और इससे 2 बनेंगे, तो 4 बन गए। अब इसके अंदर क्या है कि उसमें थोड़ी तब्दीली ज़्यादा दिखाई देती है। यहाँ पर देखो पूरा जरसोमे का रंग ब्लू है, यानी 4 में से 1 पूरी तरह से चेंज हो गया। तो एक जैसे जो आ रही है तवारुस है, और अचानक चेंज हो गया, तकरीबन 25% चेंज हुआ है, 25% है ना। 4 में से 1 यानी 100 में से 25, तो लगभग 25% जो तब्दीली आती है अचानक आती है, और वो डीएनए की मुंतकली की वजह से थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है आगे पीछे, जिसकी वजह से कुदरती तौर पर अपना विरसे को छोड़कर थोड़ी तब्दीली आती है। तो ये जो तब्दीली आ रही है इसको तगय्युर कहेंगे, तगय्युरात। तो तौलीद के दौरान तगय्युरात का इज्तिमा, अचानक किसी नस्ल में एक जैसी खूबियाँ तो आ रही है लेकिन अचानक कुछ तब्दीली आ जाती है, उसको कहेंगे तगय्युर। तो तवारुस तगय्युर समझ में आ गया। अब उसके बाद में देखो यहाँ सवाल था, तो ये मैंने बताया। एक छोटा सवाल है, उसका जवाब यहाँ पर लिखा है कि पहले शुरू के अंदर तगय्युर कम आता है और बाद में फिर ये तगय्युर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है, क्योंकि वो उसकी तादाद भी बढ़ेगी तो तगय्युर की तादाद भी बढ़ेगी। तो शुरू के अंदर 10% ये सवाल ऐसा है और बाद में 60% तक तगय्युर आता है। तो पहले कौन सी नस्ल पैदा हुई होगी? कम परसेंट वाली पहले पैदा हुई, ये सवाल है, उसका जवाब मैंने लिख दिया और ये दूसरे का जवाब यहाँ पर है, ठीक है।
अब उसके बाद में देखो कि तवारीस के लिए कुछ कानून हैं, खुसूसियात की तवारीस के लिए कानून। तो तवारीस के कानून के अंदर पहला, ये मेंडल नामी एक साइंसदान है, तो मेंडल का ताउन यानी मेंडल का अतिया। तो मेंडल ने तवारुस को कैसे समझाया कि तवारुस होता है और थोड़ा सा तगय्युर भी आता है, वो किस तरह से। तो ये मेंडल का तजुर्बा ये इम्पॉर्टेंट है। एक इसके अंदर मटर के पौधे पर उसने तजुर्बा किया मेंडल ना वटाना ना छोड़ना प्रयोग, वटाना यानी मटर के पौधे पर उसने तजुर्बा किया। तो उसने क्या किया कि मटर का पौधा लिया, एक लंबा और एक बोना। लंबे को कैपिटल टी कहेंगे, डबल कैपिटल टी, और ये डबल टी है लेकिन स्मॉल, तो ये छोटा पौधा और ये बड़ा पौधा, ठीक है। तो इनके बीच के ऊपर तजुर्बा करके दोनों को मिलाया गया और उससे नस्ल पैदा की गई। तो इनसे एक बटका और एक लंबा पौधा है, दोनों से नस्ल जो पैदा हुई उसको F1 नस्ल कहेंगे, पहली नस्ल। तो पहली नस्ल के अंदर तमाम पौधे लंबे दिखाई दिए, तमाम पौधे लंबे पैदा हुए, ठीक है। लेकिन इसमें बटके का भी शुमार था, इसलिए उसको कैपिटल टी और स्मॉल टी कहेंगे, ठीक है। लंबे और बटके से पैदा होने वाले चारों पौधे लंबे। फिर क्या किया, F1 नस्ल जो है ना, उसमें सब पौधे लंबे, लेकिन वो टी और टी है, कैपिटल स्मॉल, ठीक है। अब ये दो पौधों के ऊपर उसने तजुर्बा किया, F1। इस पहली नस्ल के दो पौधों के दरमियान दोगलाकारी का अमल किया, यानी नस्ल को पैदा करने का, बढ़ाने का। तो उसमें जो पैदा हुई वो दूसरी नस्ल है। अब दूसरी नस्ल में अचानक क्या देखा गया कि 3 पौधे तो लंबे हासिल हुए, लेकिन एक पौधा बोना हासिल हुआ, छोटा, क्योंकि इसकी इब्तिदा में, शुरुआत में बोनेपन की खूबियाँ हैं। अब यहाँ पर एक ख़ास बात यह है कि लंबा की खूबी अच्छी, बोने की खूबी ख़राब। तो अच्छी खूबी है ना, बुरी खूबी पर गालिब आ जाती है, उसको दबा देती है। तो यहाँ पर गालिब आने वाला लंबा पौधा है और छोटा पौधा मगलूब कहलाएगा, गालिब और मगलूब, उसकी वजह से ऐसा होता है। अब यहाँ पर 2 लंबे, उसमें से 3 लंबे हुए और एक छोटा हुआ बोना, तो ये स्मॉल लेटर डबल टी, इतना याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर 25% तब्दीली आई अचानक, तो ये मेंडल ने साबित किया, ठीक है। इतना लिखना है, उसका सवाल भी है और उसका जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक जवाब है, किताब में से देख लेने का। और ये सवाल लिखना है नोट के अंदर, उसका जवाब लिखना है, तस्वीर बना लेना है आसानी से, थोड़ी आसान तस्वीर बनाना, ठीक है। अब उसके बाद में देखो, ये बीज वगैरह है कि हम फल के अंदर जो बीज होते हैं, तो एक बीज है लंबे और गोल, और उसी फल के दूसरा बीज है कि भाई खुरदुरा और लंबा नहीं, छोटा, गोल बीज और खुरदुरा, दूसरा है लंबा और गोल, ठीक है। तो वो दोनों बीज के दरमियान तौलीद का अमल करेंगे, अगर पारजेरगी करेंगे, एक लंबा और दूसरा गोल बीज, तो उससे लंबा बीज पैदा होगा। फिर इस लंबे बीज की खुद जेरगी करेंगे, दोनों लंबे बीजों की, तो 3 लंबे बीज होंगे, लेकिन एक खुरदुरा, एक गोल बीज हो जाएगा, यानी छोटा बीज। तो 3 बड़े बीज और एक छोटा बीज। उसके अंदर कभी ऐसा हो सकता है कि लंबा और गोल बीज था, तो लंबा और खुरदुरा एक आध पैदा हो सकता है बीज, ठीक है, अचानक तब्दीली की वजह से। तो जैसे मेंडल में पौधों का बताया, वैसे यहाँ बीज का बताया है। ये बीज का ही है वो पूरा डिटेल। अब यहाँ पर देखो, तायुन जिन्स, ये इम्पोर्टेंट है। तो जो इम्पोर्टेंट है ना, वहाँ मैंने गुजराती में सवाल भी लिखा हूँ, मानवना बाળકનું लिंग निश्चयन केवी रीते थाय छे, ठीक है। ये सवाल आता है, इसका जवाब लिखना है, यहाँ से लेकर ब्रैकेट किया हूँ मैंने। और यहाँ पर देखो, सवाल नंबर 1 है, तो उसका जवाब यहीं पर है। ये सवाल नंबर 1, मेंडल का तजुर्बा, वो टिक किया ना, ये 1 नंबर डाला है, यानी सवाल है, उसका जवाब वहाँ पर है। 2 नंबर वो भी टिक कर किया है। अब 3 नंबर का जवाब यहाँ पर है, ये 3 नंबर डाल के लिखा है, ये पूरा जवाब नोट में लिख लेना है 3 नंबर। और 4 नंबर जवाब जो है वो यहाँ पर है। तो पेज नंबर ध्यान में रखो, ये पेज नंबर के ऊपर ये सवाल है, उनके जवाब कहाँ पर है। 4 नंबर का जवाब यहाँ पर,
1 और 2 का उधर है, ये 3 का यहाँ पर है। ठीक है, अब इसको समझना है हमको कि तायुन जिन्स क्या है, यानी जिनसी तायुन। जैसे भाई पैदाइश के दौरान लड़का होगा या लड़की होगी तो वो जिस्म के अंदर ही, यानी माँ के रहम के अंदर ही तय हो जाता है कि बच्चा लड़का हो, मादा होगा या नर होगा, मादा पैदा होगा या नर पैदा होगा, उसको कहेंगे तायुन जिन्स। ठीक है, तो ये कैसा होता है कि हम इंसान के जिस्म के अंदर जो खुलियात है तो वो खुलियात 23 जोड़ क्रोमोसोम की होती है। एक खुलिये के अंदर 23 क्रोमोसोम की जोड़ होती है, यानी इंसान में कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो जोड़ में रहते हैं 23 जोड़। अब औरत में भी 23 जोड़ हैं क्रोमोसोम और मर्द के अंदर भी 23 क्रोमोसोम है। तो जो 23वीं जोड़ है ना, आखिरी जोड़, वो नर के अंदर क्या होती है कि XY क्रोमोसोम की जोड़ होती है 23वीं। और मादा जो है, मादा समझ रहे हैं अभी तुम कि भाई ये औरत मर्द और ये औरत, तो मादा के अंदर XX क्रोमोसोम की जोड़ होती है। कौन सी? 23वीं। इसकी भी 23वीं। अब जैसे तौलीद का अमल होता है, यानी मुबाशरत का अमल, तो नर की तरफ से 23वीं जोड़ का एक क्रोमोसोम आगे बढ़ता है। ठीक है, और मादा की तरफ से भी एक आगे बढ़ता है। तो ये दोनों क्रोमोसोम मिलकर जाइगोट बनाते हैं, जगता बनाते हैं। अब नर की तरफ से अगर X क्रोमोसोम आगे बढ़ा, ये X नर की तरफ से आया, मादा की तरफ से तो X ही आने वाला है, ये X आया। ठीक है, तो क्या हो गया, जगते से फिर बच्चा पैदा होगा। तो बच्चे के अंदर XX वाले क्रोमोसोम आ गए। ठीक है, तो XX खूबी किसकी है? मादा की है, यानी यहाँ पर मादा पैदा होगी, मादा। समझ में आ गया? अब अगर ऐसा हो कि नर की तरफ से मुबाशरत के वक्त, तौलीद के वक्त नर की तरफ से Y क्रोमोसोम आ सकता है, यहाँ 2 ऑप्शन है। तो Y क्रोमोसोम आगे बढ़े और मादा की तरफ से तो X ही आने वाला है, क्योंकि दोनों X है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन X और Y का होगा। ठीक है, तो ये हमली खुलिया बनेगा, जिसको जाइगोट कहते हैं। अब इस हमली खुलिया से बच्चा पैदा होगा। तो ये बच्चे के अंदर कौन सी खूबी आएगी? X और Y की। और XY क्रोमोसोम किसके हैं? नर के हैं, यानी यहाँ पर नर पैदा होगा। समझ में आया? नर या मादा कैसे पैदा होता है, ये मैंने XY क्रोमोसोम से समझा दिया। वही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। तो इसका जवाब भी है, ब्रैकेट के अंदर देखो, सवाल भी है और ब्रैकेट के अंदर जवाब भी है। ये सवाल है 4 नंबर, इंसानों में बच्चे के जीन्स का तयन कैसे होता है। 4 नंबर लिखा है, देखो XX YY ये सब लिखे हैं जो मैंने समझाया, यहाँ तक उसका जवाब है। ये बराबर लिख लेना है नोट के अंदर, और यहाँ पर 3 नंबर का जवाब तो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है, एक मेंडल का तजुर्बा, दूसरा ये जिनसी तयन। ठीक है, अब यहाँ पर एक मिसाल ली इसके अंदर। अब यहाँ से इर्तिका शुरू हो रहा है, वो तवारुस ख़त्म हो गया, यानी एक नस्ल से नई नस्ल में जो खूबियाँ मुंतकिल होती है, हमारे आबा व अजदाद से हमारे अंदर खूबियाँ आती हैं। आबा व अजदाद कैसे थे, उनके अंदर अच्छी आदतें थी, नमाजी थे, दीनदार थे, तो वो खूबियाँ हमारे अंदर उतरती है, तो उसको तवारुस कहते हैं। तवारुस ये टॉपिक पूरा हो गया। अब इस सबक में दूसरा हिस्सा क्या है? इर्तिका, सबक का नाम ही है। तो इर्तिका शुरू हो रहा है। अब इर्तिका में क्या होता है कि पहले तो इर्तिका की तारीफ़ समझ लो। वो मैंने बताया शुरू में कि जानदार अपने फ़ायदे के लिए बरसों बरस के बाद नस्ल दर नस्ल नस्लें गुज़र जाती हैं और कई बरस निकल जाते हैं, और जानदार अब कोशिश करके अपने फ़ायदे के लिए तरक्की पजीर तब्दीलियाँ पैदा करता है अपने जिस्म में, तरक्की पजीर तब्दीलियाँ। अब अपने जिस्म में ऐसी तब्दीली लाता है जिससे उसको फ़ायदा हो, कोशिश करके, मेहनत करके। तो जो जिस्म के अंदर फिर आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आती है, वो तब्दीली उसके DNA में उतर जाती है, और DNA की खूबी भी थोड़ी बदल जाती है। इस तरह से जानदारों की नस्ल में थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है, तो उसको कहेंगे इर्तिका। ठीक है, अब इर्तिका आहिस्ता आहिस्ता कैसे, जो जानदार हालात को देखकर हालात के अंदर तनाज़ा है, मुश्किलात हैं, उसके हिसाब से इर्तिका करता है। कुछ जानदार इर्तिका करते हैं
तो हालात से लड़कर अपने आप को बचा लेते हैं, अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। और कुछ जानदार अपने जिस्म में कोशिश मेहनत करके इर्तिका पैदा नहीं कर सकते, तो उनकी नस्ल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी मिसाल दी है कि भाई ये भंवरे कीड़े होते हैं, तो वो लाल रंग के कीड़े फ़र्ज़ करो, और वो पत्तों पर बैठते हैं। ठीक है, उनको कौवे खाते हैं क्योंकि पत्ते हरे हैं, हरियाली, उसमें लाल रंग का कीड़ा कौवे को दिखाई देता है फ़ौरन, और वो फटाफट उनको खा जाता है। तो लाल रंग के जो भंवरे हैं उनकी तादाद कम हो जाएगी। ठीक है, अब ये लाल रंग के भंवरे जो तौलीद का अमल करते हैं, तो अचानक मैंने बताया कि उनके अंदर तगय्युर होता है। एक कीड़ा, 12 कीड़े हैं, उसमें से 11 लाल, लेकिन एक हरे रंग का पैदा हो गया। तो हरे रंग का कीड़ा तगय्युर की वजह से हुआ। अब वो भी पत्ते पे बैठेगा, कौवे की नज़र लाल कीड़ों पर पड़ी, लाल ख़त्म होते जाएंगे, हरा बच जाएगा, हरे पत्ते पर हरा कीड़ा कौवे को दिखाई नहीं देगा। इस तरह वो अपनी नस्ल को बाकी रखेगा। ठीक है, ये तगय्युर उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। लेकिन फिर क्या है कि इनकी नस्ल तो बढ़ती जाएगी। अब ये कीड़े, ये हरा रंग का जो कीड़ा है, ये अपने आप को पर फ़ख्र महसूस करेगा और अपनी नस्ल में डीएनए के अंदर तब्दीली लाकर हरे रंग के कीड़े पैदा करने की कोशिश करेगा। डीएनए में तब्दीली आएगी, हरे रंग के कीड़े ज़्यादा पैदा होंगे, हरों की तादाद बढ़ जाएगी। ठीक है, और लाल की तादाद कम होती जाएगी। एक ये यहाँ पर एक सवाल है, उसका जवाब है, देखो यहाँ पर 1 नंबर डाला है और उसका जवाब बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। सवाल क्या है कि वो कौन कौन से मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं जिनके ज़रिए किसी मखसूस सिफत वाले अफराद अपनी आबादी बढ़ा सकते हैं। कौन कौन सी वो हैं मुख्तलिफ़ तरीक़े, कौन से हैं जिससे आबादी बढ़ाते हैं। तो ये उसके अंदर 2 तरीक़े बताए गए, एक ये और दूसरा ये। ठीक है, इसका जवाब लिखना है नोट के अंदर। तो एक ये मैंने बताया कि हरों की तादाद बढ़ रही है। अब दूसरा तरीका ये है, अचानक उस झाड़ी के अंदर हाथी आ जाता है। हाथी आता है, पैरों से झाड़ी को रौंद देता है और हरे कीड़े भी, लाल भी, सब ख़त्म हो जाएंगे। तो हरे ज़्यादातर ख़त्म हो जाते हैं, नुकसान होता है। हरों के अंदर एक ब्लू रंग का कीड़ा पैदा हो जाता है। तो ब्लू रंग के कीड़े फिर जो बच गए, तो वो अपनी आबादी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसमें हरे और ब्लू रंग के कीड़े, उनकी तादाद बढ़ती है। ठीक है, ब्लू रंग के भी हरे पत्ते पर दिखाई नहीं देते। तो ये माहौल का तनाज़ा कहेंगे। हाथी आया, बहुत सारे कीड़े बर्बाद हो गए। तो जानदार जो है अपने माहौल से लड़ने की कोशिश करते हैं और अपने जिस्म में तब्दीली लाते हैं कि भाई हमारा रंग बदले, डीएनए में तब्दीली पैदा हो ताकि हमारी नस्ल बचती रहे। ठीक है, ये 2 नंबर है, तो उसका जवाब भी यहाँ पर है। 2 नंबर देखो, ये ब्रैकेट किया हुआ है 2 नंबर का, यहाँ से लेकर आगे तक है, यहाँ तक है। तो पेज नंबर के हिसाब से देखना है, सवाल देखना है, उसका जवाब लिखना है किताब में से। ठीक है, अब उसके बाद देखो पेज नंबर के हिसाब से अब इर्तिकाई रिश्ते की तफ्तीश, ये इर्तिका के बारे में है। इर्तिकाई रिश्ते की तफ्तीश, इस पर गौर किया गया कि कौन से जानदारों ने अपने अंदर इर्तिका किया होगा। तो साइंसदानों के मुताबिक कि भाई बहुत से जानदारों ने अपने जिस्म के कुछ आज़ा के अंदर तब्दीली की है। अब यहाँ पर जो तस्वीर दिखाई देती है, चिड़िया का पंख है, ये इंसान का अगला जारहा यानी हाथ है, ये छिपकली का पंजा है अगला जारहा, और ये मेंढक का अगला जारहा यानी पंजा है। तो उनकी हड्डियों की शक्ल बताई गई है। अब यहाँ पर क्या है कि मेंढक, छिपकली और इंसान, इनके हड्डियाँ जो है हाथ की और पंजे की हड्डियाँ, वो उनमें कुछ मुशाबहत पाई जाती है, एक जैसापन दिखाई देता है। जबकि ये तीनों जानदार अलग अलग जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। इंसान की जमात अलग है, छिपकली की जमात अलग है रेंगने वालों में, मेंढक की जमात अलग है, वो जमात एम्फीबिया से ताल्लुक़ रखती है। तो यूँ देखा जाए कानूनी तौर पर तो अलग अलग जानदारों के अलग अलग जमात के जो जानदार हैं उनकी जिस्मानी साख्त भी अलग अलग होती है। जिस्मानी साख्त की बुनियाद पर तमाम जानदारों की अलग अलग दर्जाबंदी और जमातबंदी की गई है। लेकिन यहाँ पर उनकी हड्डियों का ढांचा देखें तो दूसरी जमात की एक जानदार है, उसका ये पहली जमात के जानदार से
हड्डियों का ढांचा मिलता जुलता है। इससे पता चलता है कि या तो इंसान के पंजे में इर्तिका हुआ है या छिपकली के पंजे में इर्तिका हुआ है। ठीक है, ये इर्तिका का नतीजा है। इसका पंजा अलग होगा पहले, लेकिन उसने अपने फ़ायदे के लिए पंजे में कुछ इर्तिका किया, तब्दीली, और वह इंसान के पंजे जैसा दिखाई देने लगा। ठीक है, यहाँ पर सबूत मिलता है कि छिपकली ने अपने पंजे के अंदर इर्तिका किया है। लेमार्क के मुताबिक पहले ऐसा कहा जाता है कि पुराने ज़माने में छिपकली दीवार पर चढ़ नहीं सकती थी, क्योंकि पहले बहुत बरसों पहले 100-200 साल पहले बल्ब नहीं थे, लाइट नहीं, तो दीवे जलते थे और दीवे के आजू बाजू पतंगे आते हैं शाम को और छिपकली उनका शिकार करती है। शिकार उनको नीचे मिल जाता था छिपकली को। फिर क्या हुआ कि बल्ब की और लाइट की ईजाद हुई, वो छत के ऊपर चले गए लाइट और बल्ब, तो उनके साथ साथ पतंगे भी रोशनी देखकर छत के ऊपर मंडलाने लगे लाइट के आजू बाजू। छिपकली का खुराक पहले नीचे था, अब ऊपर चला गया छत के ऊपर, ये सीलिंग के ऊपर। तो छिपकली परेशान हो गई, इसलिए उसको मजबूरन दीवार चढ़ना पड़ा और छत चढ़ना पड़ा अपने शिकार के लिए। अगर नहीं चढ़ती तो वो मर जाती, उसको खुराक नहीं मिलता। वो बार बार कोशिश करती रही दीवार पर चढ़ना, गिरना, पंजे को दीवार से चिपकाना, मारना बार बार। तो उसने अपने पंजे को स्पॉन्जी बना लिया कोशिश कर करके, ताकि वो दीवार से चिपक सके, और आज छिपकली आसानी से चढ़ती है, अपना शिकार करती है। उसने इर्तिका किया तो उसका पेट भरा, उसकी नस्ल बाकी रह गई। ये इर्तिका से उसको फ़ायदा हुआ, यानी साबित हो गया कि छिपकली के पंजे बदले हुए हैं इर्तिका की वजह से, जो इंसान जैसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी चमगादड़ और चिड़िया के ये पर का शक्ल है, इसमें भी इर्तिका हुआ है जैसे मैंने बताया। अब यहाँ देखो इर्तिका फॉसिल। इर्तिका में फॉसिल क्या है? फॉसिल, इसको उर्दू में रकाज़ात कहते हैं। रकाज़ात लफ्ज़ है। रकाज़ात का मतलब क्या है कि बरसों, करोड़ों साल पहले, सैकड़ों, हज़ारों साल पहले कुछ जानदार किसी कुदरती आफत की वजह से, सैलाब है या ज़लज़ला है, ज़मीन के अंदर दब गए थे कितने जानदार, या फिर कोई मर जाते हैं उनको ज़मीन में दफना देते हैं। ठीक है, तो उनकी जो हड्डियाँ ज़मीन के अंदर सड़ गल कर ख़त्म हो जाती है पूरा जिस्म, लेकिन जिस्म के कुछ हड्डी और कुछ चीज़ें बाकी रह जाती है ज़मीन के अंदर, उसको ज़मीन खा नहीं पाती। तो वो बाकियात जो निशानी बरसों हज़ारों साल पहले ज़मीन में दब गए थे बड़े जानवर और छोटे जानवर, तो उनकी हड्डियाँ खुदाई करते हैं, हम खोद काम करते हैं, तो ज़मीन के अंदर से कुछ बहुत पुरानी हड्डियाँ निकलती हैं। उसको देखते हैं तो पता चलता है कि इतने हज़ार साल पहले ज़मीन के ऊपर इतने बड़े बड़े जानवर थे, उनकी हड्डियों से पता चलता है। ठीक है, फिर उस हड्डी पर केमिकल लगाते हैं और रेडियोमेट्रिक डेटिंग तरीके से वो हड्डी की उम्र मालूम करते हैं कि कितने हज़ार साल पुरानी हड्डी है। ठीक है, और फिर उससे पता चलता है कि इतने हज़ार साल पहले ज़मीन के ऊपर इतने बड़े बड़े जानवर थे। मिसाल के तौर पर डायनासोर, ये डायनासोर के मुंह की हड्डी है। और ये तो हमारे नर्मदा की जो घाटी है, पहाड़ी इलाका, वहाँ से ये हड्डी दस्तयाब हुई है ज़मीन के अंदर। ऐसे दुनिया में बड़े बड़े डायनासोर थे, उसकी उम्र मालूम की गई, फिर पता लगाया गया कि इतने हज़ार साल पहले ज़मीन पर इतने बड़े बड़े जानवर थे। ठीक है, और आज नहीं है, वो कुदरती आफत की वजह से ख़त्म हो गए। उन्होंने अपने अंदर इर्तिका नहीं किया होगा और बड़ी आफत आई और वो मर गए। ठीक है, तो ये डायनासोर किस तरह से उसकी उम्र मालूम करते हैं, ज़मीन के अंदर से पुरानी जो हड्डियाँ निकलती हैं उसको फॉसिल कहते हैं, उसको फॉसिल। उस पर से भी उस पर तजुर्बा करके मालूम करके इर्तिका साबित होता है। ठीक है, ये छोटे कीड़े वगैरह, ये भी अगर गर्म कीचड़ में कोई कीड़ा दब गया हो तो उसकी ऊपर की खोल पिघलती नहीं है और वो फिर कीचड़ सूख जाता है, तो ऐसे के ऐसे ही कीड़ा रह जाता है, मर जाता है, लेकिन उसकी निशान बाकी रहता है। तो पुराने निशानात, हड्डी के निशान या उसके खोल के निशान, उसको फॉसिल कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर इर्तिका हुआ है, ये छोटा छोटा समझाया गया है कि ये डायनासोर हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये बड़े जानवर थे और कुदरती आफत से बचने के लिए इनको उड़ना नहीं आता था, पर नहीं थे, लेकिन कोशिश की है बहुत से, और कुछ डायनासोर ने छोटे वो अगले जारहे जो है उसकी मदद से उड़ना शुरू कर दिया। उनके अंदर ऐसी इस्तेदाद पैदा कर ली, उड़ने की ताकत नहीं थी लेकिन उड़ना, थोड़ा थोड़ा उड़ने लगे, फिर गिरते,
तो इस तरह कुछ डायनासोर उस ज़माने में बच गए थे, लेकिन बाद में पूरे ही ख़त्म हो गए। ये घोड़े की टाप है। आज घोड़े की टाप बहुत सख्त होती है, लेकिन पहले ये सख्त नहीं थी, उसकी टाप को कुछ उंगलियां थी, उंगलियां। लेकिन घोड़े का काम है कि पथरीली चट्टानों पर दौड़ना, रेत हो, गर्म ज़मीन हो, पथरीली चट्टान, दौड़ते दौड़ते उसके जो पंजे हैं पैर के वो लहूलुहान होते थे, पत्थर लगते थे, तो वो ज़ख़म खा खा कर उसकी नीचे के पैर सख्त हो गए और वो हथौड़ी जैसे टाप उसके बन गए सख्त। तो ये भी एक इर्तिका हुआ है। अब घोड़े को दौड़ने में कोई तकलीफ़ नहीं है, पथरीली ज़मीन कहीं भी आसानी से दौड़ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये है। अब ये सब्जियों के अंदर भी कुछ इर्तिका हुआ है कि भाई पुराने 2000 साल पहले यहाँ पर लिखा है कि जंगली गोभी जो है तो उसको ग़िज़ा के तौर पर लोग इस्तेमाल करते थे। फिर कुछ किसानों ने ये अपने हाथ से किया है, सब्ज़ी के अंदर इर्तिका। कुछ किसानों ने सोचा कि इसके पत्ते बहुत बड़े हैं, पत्ते कम कर देना चाहिए, तो फिर वो गोभी की शक्ल थोड़ी सी बदल गई। पत्ता गोभी आती है, लेकिन पत्ते उसके चिपके हुए और सिमटे हुए। जंगली गोभी का पत्ता, जंगली पत्ता गोभी ये फैला हुआ था बहुत ज़्यादा, पूरे ऐसे सब्जी होती है ऐसा होता था। फिर अब ये सुकड़ कर ये हो गया। फिर कुछ किसानों ने सोचा कि इसके अंदर से पत्ते कम कर दो और अंदर से वो फूल जो है उसका उसको बढ़ाओ और उसको उसकी परवरिश करो। तो वो करते करते फिर फूल जैसी गोभी बन गई, फूल गोभी। उसका रंग बदला, कुछ केमिकल डाल देवे तो अलग रंग की गोभी पैदा होती है। तो ये खाने पीने की सब्जियों के अंदर भी कुछ इर्तिका हुआ है। ठीक है, अब इंसान में इर्तिका जो है, इंसान में इर्तिका, तो इंसान के अंदर भी इर्तिका तो हुआ है, लेकिन ये पूरी जो इंसान की नस्ल है एक ही नूह से पैदा हुई है, एक ही नूह से पैदा हुई है। अब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में कुछ लोग इंसान के रंग पीले होते हैं, कितने इंसानों के रंग गोरे होते हैं, कितनों के रंग काले होते हैं। तो अलग अलग रंग के इंसान दिखाई देते हैं, लेकिन वो दरअसल एक ही नस्ल से पैदा हुए हैं। और हमारा भी अकीदा है कि सबके सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, एक नस्ल से पैदा हुए हैं, लेकिन अपने मौसम, हालात और वो सब खित्ते के हिसाब से उनके रंग रूप थोड़े बदले हैं। और कभी कुछ बाल का रंग बदल गया तो वो हल्का हल्का उनके अंदर इर्तिका हुआ है, मामूली मामूली इर्तिका हुआ है। कुछ के बाल सफ़ेद होते हैं, कुछ के नरम, कुछ के सख्त, मामूली इर्तिका हुआ है, लेकिन इंसान एक ही नस्ल से पैदा हुआ है। ठीक है, बस अब यहाँ पर ये सबक पूरा हो गया। अब इसके अंदर 3 MCQs है, ये 1, 2 और 3, बस उसके सही जवाब लिखे हैं, ये भी नोट में लिखना है। ये सबक पूरा हो गया है और यहाँ पर निशान किए हैं। किताब के अंदर से ही जवाब लिखना है नोट के अंदर, और नोट कंप्लीट रखना है। ठीक है, अब हमारे लगभग ज़्यादातर सबक हो गए हैं, 2 सबक बाकी हैं, फिर सिलेबस कंप्लीट होगा। वो 2 सबक अगले बार देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।